नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट क्लास देखेंगे। ओके। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी दो शब्दों से बना है, जियो प्लस ग्राफी। ओके। ज्योग्राफी मीन्स, जियो मीन्स होता है अर्थ एंड ग्राफी मीन्स होता है स्टडी। ओके। मीन्स अर्थ का स्टडी ही ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग अर्थ का स्टडी नहीं करके, डायरेक्ट अर्थ का स्टडी नहीं करके, हम लोग एक कॉन्सेप्ट के लिए शुरू से यदि चले ना, जहां से हमारा यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है, यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है, तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अर्थ पे डायरेक्ट पढ़ने से पता चलेगा अर्थ कहाँ से आया, तो सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम कहाँ से आया, तो एक गैलेक्सी में है। ओके। गैलेक्सी कहाँ से आया, तो तरह तरह के प्रश्न आपके माइंड में आएंगे। इसलिए हमें शुरू से स्टार्ट करना चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो पहले हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में जब कुछ नहीं था, शून्य था, कुछ नहीं था, जो इतना बड़ा देख रहे हैं आप, अर्थ देख रहे हैं, यूनिवर्स देख रहे हैं, चारों तरफ स्काई देखते हैं, वो कुछ नहीं था। पहले क्या था, तो मात्र एक पॉइंट था, एक पॉइंट था। उस पॉइंट में क्या क्या मौजूद थे, ग्रेविटेशन मौजूद था। ग्रेविटेशन आपको पता ही है, जो किसी वस्तु के अपनी ओर खींचता है, दूर जाने ही नहीं देगा, वो अपने आप खींचेगा। तो इस पॉइंट में, जिसका नाम था सिंगुलरिटी, इस पॉइंट का नाम क्या था, सिंगुलरिटी। तो इस पॉइंट में ग्रेविटेशन इतना अधिक था कि वस्तु एक बिल्कुल नजदीक उसके चिपक सकते थे, इतना था। उसके बाद डेंसिटी इसमें बहुत ज्यादा था। ठीक है। और उसमें टेम्परेचर था। तो टेम्परेचर के कारण, ग्रेविटी के कारण और डेंसिटी के कारण अचानक इसमें फैलाव आने लगा, और इसका जो सेकेंड स्टेज आया वो वॉलीबॉल की तरह फैल गया। और वॉलीबॉल की तरह फैला, उसके बाद एक फायर बॉल के रूप में बड़ा हो गया। और जैसे ही फायर बॉल बना, वो विस्फोट हो गया। तो विस्फोट हुआ, तो इस सिद्धांत को, इस थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, जिसे जॉर्ज लेमेंटेरे द्वारा 1927 में दिया गया। ओके। अब यहां हम देखेंगे कि जब बिग बैंग थ्योरी हुआ, तब क्या हुआ। तब ये हुआ, फर्स्ट स्टेज तो ये था सिंगुलरिटी, सेकेंड वॉलीबॉल, थर्ड में बिग बैंग हुआ। उसके बाद फोर्थ स्टेज जो है, यानी ये सब एक सेकेंड के अंदर का काम है, एक सेकेंड के अंदर हो रहा है। तो जैसे ही फोर्थ स्टेज आया, तो तीन चीजों का निर्माण हुआ। पहला टाइम, दूसरा स्पेस, और तीसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये तीन चीजों का निर्माण आया। टाइम मतलब उसी समय से टाइम शुरू हुआ। जैसे अभी बोलते हैं 2020, अभी चल रहा है ना 2020, तो ये जो समय है, उसी समय से स्टार्ट हुआ जब बिग बैंग हुआ। ओके। और स्पेस भी उसी समय हुआ। जैसे जब वो विस्फोट हुआ होगा, तो पार्टिकल, एक पार्टिकल दूसरे से दूर भागे होंगे। एक दूसरे से जब दूर भागेगा, तो टाइम लगेगा। कोई वस्तु जब यहाँ से दूसरी जगह तक जाता है तो टाइम लगता है, तो टाइम लगा होगा। अब जब एक वस्तु दूसरे के दूर गया, तो इसमें स्पेस भी बन गया। ओके। तो टाइम हो गया, स्पेस हो गया, और वस्तु तो मतलब डिस्ट्रॉय हुए, बिग बैंग हुआ तो बहुत से पार्ट में बट गए, तो ऑब्जेक्ट बने। तो ये सब एक सेकंड के अंदर हुआ। उसके बाद जब हमारा यूनिवर्स का एक सेकंड पार हो गया, मीन्स एक सेकंड के बाद क्या हुआ, एक सेकंड के बाद टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक कूल डाउन। ओके। और ये वास्तविकता है कि कोई भी चीज को आप थोड़ा जब बड़ा कर देंगे, तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। जैसे आप गर्म पानी को एक गिलास से एक बड़ा सा पॉट में डाल दीजिए, तो वो जल्दी ठंडा होता है। तो वही हुआ, जो ये सिंगुलरिटी में जो टेम्परेचर था, विस्फोट होने के बाद उसका टेम्परेचर कूल डाउन हो गया, और 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल हुआ। तब दो चीजों का निर्माण हुआ। पहला था फंडामेंटल पार्टिकल, और दूसरा था एंटी पार्टिकल। तो फंडामेंटल पार्टिकल में वैसे पार्टिकल थे जो
खुद से बने थे, स्वतंत्र थे। जैसे हम लोग वॉवेल पढ़े हैं ना हिंदी में, आ आ ई, तो वो किसी के हेल्प से नहीं प्रोनाउंस किया जाता है, वो स्वयं उसको बोल सकते हैं। और कॉन्सोनेंट क्या है, तो का में क्या है, आ और का दोनों से मिक्सन से बना है, ठीक है। तो इसलिए फंडामेंटल पार्टिकल वैसे होंगे जो स्वतंत्र रूप से बने हैं, और एंटी पार्टिकल वैसे पार्टिकल होंगे जो जब दो पार्टिकल में टकराव होगा तो वो विस्फोट हो जाएगा और कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। जब दो पार्टिकल में टकराव होगा और विस्फोट होगा और कुछ नहीं बचेगा, वही एंटी पार्टिकल होंगे। फंडामेंटल पार्टिकल में क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप लोग को पता होगा कि जॉर्ज डाल्टन ने 1804 में बताया था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है, वो डिविजिबल नहीं है। लेकिन और यही उसका बैकड्रॉ था, बैकड्रॉ यही था कि उन्होंने बता दिया कि डिविजिबल नहीं है, ठीक है। यदि उन्हें जानकारी नहीं थी तो उन्हें ये बताना चाहिए कि मुझे नहीं पता डिविजिबल है या नहीं, तो आगे के जो साइंटिस्ट थे उसको डिवाइड कर सकते थे, उसे वे पार्टिकल खोज सकते थे। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि नहीं, ये डिविजिबल है ही नहीं। तो आप लोग को पता होगा कि 1804 में बोले ऐसा, और 1897 में, यानी आफ्टर 93 इयर्स, एक लॉन्ग टाइम होता है, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया जे जे थॉमसन के द्वारा, ठीक है। और प्रोटॉन का खोज किया गया 1911 में, ठीक है। फिर जल्दी जल्दी खोजे जाने लगे क्योंकि सबको पता चल गया कि नहीं नहीं, ये है, जॉर्ज डाल्टन का जो थ्योरी था वो रॉन्ग था, इसलिए इसमें कुछ पार्टिकल है। तो 1897 में इलेक्ट्रॉन का जे जे थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड 1911, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में कर दिया, ठीक है। तो अभी तक जो है ना टोटल 32 पार्टिकल खोजे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये जो है 1 सेकेंड के बाद ऐसा हुआ, यानी 2 पार्टिकल निर्माण हुए, ठीक है। और ये फंडामेंटल पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिल करके एक एटम का निर्माण हुआ। आप लोग को पता होगा कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी, जैसे ये पेन है, तो ये भी एटम से बना है, ठीक है। एटम से बना है। एटम कहाँ से बना है, तो फंडामेंटल और एंटी पार्टिकल मिल करके बना है, ठीक है। तो जब एटम का निर्माण हो गया, ओके, और ये इस यूनिवर्स का एज 1 ईयर हो गया, सॉरी 1 मिनट हो गया, ठीक है। 1 सेकेंड में देखिए, पहले ये फास्ट मतलब विद इन 1 सेकेंड में तो यहाँ तक हो गया। एक सिंगुलरिटी से वॉलीबॉल, वॉलीबॉल से फायरबॉल, उसमें विस्फोट, विस्फोट के बाद टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट का निर्माण हुआ, वो विद इन 1 सेकेंड। फिर जब ब्रह्मांड का एज, यूनिवर्स का एज 1 सेकेंड हुआ, तो ये 2 पार्टिकल बने। उसके बाद ये दोनों पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से एटम बना। और जब यूनिवर्स का एज 1 मिनट हो गया, 1 मिनट के बाद ये एटम के माध्यम से हाइड्रोजन बने, और हाइड्रोजन के बाद ये हीलियम में चेंज होने लगा। तो कैसे होता जब हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है, ठीक है, जब ये फ्यूजन होता है, ठीक है, तो ये भारी मात्रा में ऊर्जा जनरेट होता है। भारी मात्रा में ऊर्जा जनरेट हुआ तो वो क्लाउडी फॉर्म होने लगा, पूरा क्लाउड फॉर्म होने लगता है। तो जब क्लाउड फॉर्म होता है, उसी को हम लोग नेबुला बोलते हैं। उस क्लाउड को क्या बोलते हैं, नेबुला, ठीक है। बहुत शाइनिंग करेगा, बहुत शाइनिंग, ओके। तो ये नेबुला का निर्माण हो गया, और नेबुला के बाद स्टार बनते हैं, ओके। नेबुला के बाद स्टार, जैसा कि अभी एक अनुमान लगाया जाता है कि हमारे यूनिवर्स में 10⁻11 स्टार्स हैं, ओके। कहाँ, इन 1 गैलेक्सी, एक गैलेक्सी में 10⁻11 स्टार है। और नंबर ऑफ गैलेक्सी क्या है, नंबर ऑफ गैलेक्सी क्या है, तो 10⁻11, ओके। यानी एक गैलेक्सी में 10⁻11 स्टार है, और नंबर ऑफ गैलेक्सी कितने हैं, तो 10⁻11। सोच लीजिए कि कितने स्टार होंगे। खैर जो भी है, हाँ, तो मैं बताऊंगा ये स्टार, स्टार के बाद गैलेक्सी जो फॉर्म होता है। तो स्टार के भी बहुत से स्टेज होते हैं, ठीक है। वो रेड जायंट बनता है, रेड जायंट से व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है, सुपरनोवा, विस्फोट। तो ये सब जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, ओके। और हाँ, एक चीज यहाँ पे ये देख लीजिए कि जब ये यूनिवर्स का निर्माण हुआ, तो उसके
10.5 बिलियन ईयर के बाद, यानी 10.5 अरब के बाद हमारा सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, ओके, ये मान लिया जाए सन है, तो ये जो प्लानेट वगैरह जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, सो एंड सो, ठीक है, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ये मतलब ये जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका निर्माण कब हुआ? तो जब इस यूनिवर्स का 10.5 बिलियन ईयर क्रॉस हो चुका था। सोचिए 10.5 यानी 10.5 अरब साल के बाद हमारा ये सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कितना पुराना है? तो 4.5 बिलियन ईयर, 4.5 अरब साल पुराना है हमारा सोलर सिस्टम। ओके, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से बताएंगे नेबुला, नेबुला के बाद स्टार कैसे फॉर्मेशन होता है और स्टार के क्या स्टेज होते हैं, स्टार जब वो मरता है तो कैसे उसका मतलब विनाश होता है, उसमें बताया जाएगा। ओके, अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे रह रहा है। एडविन हबल जो यूएसए के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1929 में एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप के माध्यम से देखा था कि जो गैलेक्सी हैं एक दूसरे से बहुत दूर जा रहे हैं, ठीक है, बहुत दूर वो फैलते जा रहे हैं। तो इससे उन्हें पता चला कि जो बिग बैंग का थ्योरी दिया गया लेवेंटर के द्वारा वो सही है। ओके, ये सही उन्होंने किया, प्रतिपादित किया, करेक्ट है। फिर रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में भी बताया कि यस, बिग बैंग थ्योरी जो लेवेंटर द्वारा दिया गया वो करेक्ट है। ओके, अब देखिए आप एक चीज सोच सकते हैं यहाँ पर कि जब ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स यानी एक पॉइंट से आगे गया है, फैल रहा है, तो हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जानते हैं कि एच एक्शन है जो पॉजिटिव रिएक्शन। ओके, तो जब ये पूरा फैल रहा है तो एक समय ऐसा हो सकता है कि जब एनर्जी खत्म हो जाए फैलने का तो वो फिर वापस उसी जगह पे आके चिपक जाए। ओके, ऐसा हो सकता है। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनका यही कहना है कि जो यूनिवर्स है जो फैल रहा है उसका दो परिणाम हो सकता है। पहला कि जब फैलने का जो एनर्जी है, जो एनर्जी फैला रहा है, जैसे ही वो खत्म होगा तो उसी पॉइंट पे आकर के वो क्रंच हो जाएगा। मींस बिग बैंग हुआ है तो बिग क्रंच भी अवश्य होगा, ठीक है, हमारे साइंटिस्ट का कहना है। अच्छा, दूसरी बात ये भी कहना है कि जैसे ही ये बढ़ता जाएगा और बिल्कुल डार्क स्टेज में जा करके सब खो जाएगा। दूसरा ये सिद्धांत ये भी कहना है कि वो वापस नहीं आएगा, वो फैलता ही जाएगा और सभी दूर दूर चले जाएंगे जहां डार्क स्पेस हो जाएगा बिल्कुल, और सब एक दूसरे से बहुत काफी दूर चले जाएंगे, वो मतलब क्रंच नहीं हो। पता, अभी देखिए साइंटिस्ट लोग क्या आगे अध्ययन करते हैं वो बाद में पता चलेगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेबुला से बताएंगे आगे। ओके, तब तक के लिए अलविदा। ओके, गुड नाइट।